उठा गाय चांगला चांगली मेरे हाथ पसरा। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग अमीश। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS2 जो है ये स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल करवा देते कि हम लोगों ने AS2 में क्या क्या पढ़ा। तो AS2 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे है कि अगर हम लोग के पास स्टॉक है, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो करेंट एसेट स्टॉक का मतलब यहाँ पर, और एसेट स्टॉक में क्या क्या मतलब किन चीजों को इन्वेंट्री माना जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल है तो उसे माना जाएगा, WIP को माना जाएगा, फिनिश गुड्स को माना जाएगा, जिसमें से फिनिश गुड्स जो है सेल के लिए होता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए होता है। WIP जो है वो एक कंडीशन है, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच का एक कंडीशन हो गया WIP, ठीक है। ये भी हमारे लिए स्टॉक होता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है। अगर ट्रेडर है तो हम लोग किसी से खरीद के बेचते हैं तो वो हो गया स्टॉक इन ट्रेड। लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स का मतलब हो गया, लूज टूल्स का मतलब जैसे कि बड़े मशीन्स को ठीक करने के लिए जो मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है ना, जैसे कि रेंच हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सारी चीजों को बोला जाता है लूज टूल्स, ठीक है। स्टोर्स स्पेयर पार्ट्स होता है ना, जैसे किसी मशीन को खरीदा, उसका बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें दे दिया है, ठीक है, कि अगर ये खराब हो जाए तो ये लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोल के बोला जाता है। तो ये भी AS2 के हिसाब से इसे भी हम लोग जो है स्टॉक मानते हैं, मतलब इन्वेंट्री मानते हैं। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में देखोगे एडजस्टमेंट रहता है लूज टूल्स, तो लूज टूल्स को कहाँ दिया जाता है, करेंट एसेट के अंदर दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि AS2 ने बोल रखा है कि लूज टूल्स स्टोर स्पेयर्स इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग इन्वेंट्री मानेंगे, ठीक है। अब ये किस पे एप्लीकेबल नहीं था, नेचुरल प्रोड्यूस जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह से, ठीक है। लाइफ स्टॉक जैसे किसी का काम है भेड़ बकरी ये सब पालना, गाय भैंस पालना, ठीक है, तो वो तो उसके लिए स्टॉक है, बट ये इसमें कवर नहीं होता। कोल आयरन माइंस ये सब का जिसका काम है, ठीक है, जिसे कोयला खदान में से कोयला, तो कोयला उसके लिए स्टॉक है। लेकिन वो उसके लिए एस जो है टू एप्लीकेबल नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे जगह वो कवर होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर डिवेंचर अगर कोई कम समय शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहा है तो फिर वो भी इन्वेंट्री, बट ये वाला हम लोग का AS2 में कवर नहीं होता, क्योंकि वो AS13 में कवर होता है और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन AS7 में कवर होता है। मेन ये देखना होता है हमें किस तरीके से वैल्यूएशन करना होता है इन्वेंट्री का, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जिसमें कॉस्ट का मतलब क्या है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे अगर बहुत सारे आइटम है, ठीक है। इस पे हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 भी किया था कि इंडिविजुअल बेसिस पर, मैंने भी एक एग्जाम्पल करवाया था। ये देखो लास्ट जो है इलास्ट्रेशन 1 ही हम लोगों ने किया था। ये देखो इलास्ट्रेशन 1 मैंने लिख रखा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है, अदर कॉस्ट। परचेज प्राइस में हम लोग को नॉन रिफंडेबल जो टैक्सेस है वो ऐड करना होता है, लेकिन रिफंडेबल नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह जैसे अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते हो वैसे ही करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। NRV का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और बिकवाने का जो भी खर्चा जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, वो लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स करवाया था, ठीक है। तो ये एग्जांपल करवाया, और ये वाला पोर्शन इस पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर मेरा WIP एंड फिनिश गुड्स है तो वो किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर मेरा रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है, क्योंकि उसका NRV हमें नहीं पता होता है, क्योंकि वो तो मार्केट में सेलेबल है नहीं। मैंने जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए लिया फिनिश गुड्स बनाने के लिए, वो तो मार्केट में सेलेबल है नहीं, तो उसका NRV मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर उसके लिए दूसरा रूल्स बोला गया है, ठीक है। कॉस्ट जो है वो तो पता ही होता है जितने में हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, और NRV जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए बोला गया है कि इस तरीके से इसे वैल्यूएशन किया जाएगा। Whenever finished goods in which such raw material is incorporated is expected to be sold greater than equal to cost, तो raw material cost पे वैल्यू होगा। अगर less than cost, ये greater equal, और अगर ये है less than cost तो raw material वैल्यू होगा cost और replacement price which ever is lower में, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि फिक्स्ड ओवरहेड का जो मतलब पर यूनिट है वो हमें कैसे निकालना चाहिए। तो एक्चुअल और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर, उसका लॉजिक भी मैंने बताया था। क्या क्या एक्सक्लूडेड कॉस्ट होता है, एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज वगैरह, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट। लेकिन स्टोरेज अगर प्रोडक्शन का पार्ट है तो वो इंक्लूडेड होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल 5 किया और यहाँ पर ये 6 होना चाहिए बट मैंने 4 लिख डाला है बाई चांस, ठीक है, रहने दो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं जितना पढ़ा उस पे। एग्जाम्पल्स, ये वाला एग्जाम्पल 1। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल 1 में बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ 2001 2002 इज 150। तो 2001 2002 का जो ईयर है उसमें डब्ल्यू का जो पार्टली फिनिश्ड मतलब सेमी फिनिश्ड यानी डब्ल्यू जो है उसका कॉस्ट है 150, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू ये है हम लोग का 150। अच्छा, द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाई ए फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100। अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर में इस पे 100 रुपीज का और एडिशन मतलब खर्चा करते हैं तो ये फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। मतलब 150 तक का खर्चा हो चुका है, अगर इसमें और 100 खर्चा होगा तो ये फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। द फिनिश्ड यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250 और ये वाला हम लोग सेल करेंगे 250 में। अच्छा, अब ये चीज देखो कि मेरा फिनिश गुड्स बन के रेडी होगा 250 का और इसे बेचेंगे भी 250 में, ठीक है। तो बोलो इसमें क्या लगता है कि 250 में 250 में बना है, 250 में बेचेंगे, मतलब कॉस्ट इक्वल टू यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, सेल वैल्यू की। कॉस्ट और सेल वैल्यू सेम सेम दिख रहा है क्योंकि बनाने का खर्चा 250 और बिकेगा तो भी 250 में बिकेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है, इसके साथ बोल रहा है सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, बट इसको बिकवाने का 4% जो है हमारा सेलिंग प्राइस लगेगा। तो एनआरवी कितना हो जाएगा, तो एनआरवी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, वो सारे खर्चे जो सेल को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, इस तरीके से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हम लोग का 250, लेकिन इसको बिकवाने के लिए हम लोग का ब्रोकरेज जो है वो लग जाएगा 4%, ठीक है। इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में हमें ब्रोकरेज दिया है तो ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा, जब कुछ बोला नहीं है तो सेल प्राइस पे 4% हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, अगर हम लोग ब्रोकरेज 4% देंगे, 250 का 4% कितना होता है, 10। 10। तो 10, तो फिर इसका मतलब एनआरवी कितना हो गया 240। तो ये गुड्स को बेच के हमें 240 मिलेगा। अच्छा, अब हमें डब्ल्यू का रूल्स क्या बोला गया था, वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू हमें तो यही पूछा ना कि इसका वैल्यूएशन क्या होगा। तो देखो जो स्ट्रक्चर यहाँ बना है उसमें देखो कैसे बोला हुआ है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू का कर रहे हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो बोलो इस डब्ल्यू का कॉस्ट कितना 250, इस डब्ल्यू का एनआरवी कितना 240, तो फिर ये कितने में वैल्यू होगा, वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यू कितने में वैल्यू होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इसमें लोअर कौन है उसी में वैल्यू होगा एनआरबी 240, ठीक है। तो ये 240 में वैल्यू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर और क्या बोल रखा है देख लेते हैं एक बार, एज्यूम दैट पार्टली फिनिश्ड यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन द सेमी फिनिश्ड फॉर्म एंड इट्स एनआरवी इज जीरो विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। अच्छा, तो बोल रहा है देखो
ये और एक पॉइंट यहाँ पर बोला है, बाकी हमारा उस पॉइंट को लेके भी यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी बना है उसमें 150 का खर्चा हो गया, और आगे अगर इसे 100 एक्सपेंस हम लोग नहीं करेंगे तो ये मार्केट में बिकेगा भी नहीं। मतलब ये एक सेमी फिनिश्ड हालत में नहीं बिकता है, ठीक है, ये फिनिश गुड्स होके ही बिकता है। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं कि ये 150 में भी बिक जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो 100 का एक्सपेंस करना पड़ेगा तभी जाके ये एज अ फिनिश गुड्स के फॉर्म में ही बिकेगा, डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में नहीं बिकने वाला। तो अगर डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में देखें तो उसका एनआरवी 0 हो जाता है। मतलब अगर मुझे इसका एनआरवी निकालना है तो इसे फिनिश गुड्स बना के ही बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा है विदाउट प्रोसेसिंग फर्दर, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 100 था ना, ये था फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये किए बिना हम लोग इसे नहीं बेच सकते हैं। अब बोला था कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितना होगा, तो हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इन्होंने दिखा है 140, मेरा 240 आ गया। अच्छा देख लेते एक बार। नेट सेलिंग प्राइस 250, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और ब्रोकरेज, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 150 लिया। अच्छा मैंने यहाँ फिनिश गुड्स के साथ कंपेयर कर दिया, अच्छा ये गलत कर दिया, ठीक है ठीक है। देखो मतलब मैंने क्या किया, ये फिनिश गुड्स होगा फिर ये खर्चा होगा, इस हिसाब से कर दिया है। हमें जो है डब्ल्यूआईपी के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैंने फिनिश गुड्स के हिसाब से किया, उस हिसाब से हमारा आंसर सही है। मतलब अगर ये फिनिश गुड्स के हिसाब से करते हैं, लेकिन मुझे तो बोला डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट निकालने, तो मुझे इस सिचुएशन में निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो फिर इसमें ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एनआरवी फिर कैसे निकालेंगे, एनआरवी हो जाएगा ये जो लिखा हुआ है वही सेम प्रोसेस से ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो एनआरबी हम लोग का हो जाएगा, कैसे करके निकालते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये देखो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना लेना पड़ेगा, वो हमें 250 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस ये 150 में बिकेगा नहीं, क्वेश्चन हमें क्लियर बोल दिया जब तक हम लोग 100 का खर्चा नहीं करेंगे तो ये बिकेगा नहीं। तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस 250 होगा। लेकिन 250 में बेचने के लिए हमें क्या क्या खर्चा और करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हमें ब्रोकरेज का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये डब्ल्यूआईपी में है तो ये तो अभी 150 का कॉस्ट दिखा रहा है, तो हमें और 100 रुपए का भी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डब्ल्यूआईपी का निकाल रहे हैं। तो हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि डब्ल्यूआईपी अभी 250 का बना नहीं है, 150 का चीज 250 बनने में अभी देरी है, 100 रुपए का खर्चा करेंगे तभी बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में सारा चीज आता है कि बिकवाने तक का सारा खर्चा, ठीक है। तो ये -10 रुपीज और ये -100, तो ये कितना हो जाएगा 140। एनआरबी फिर 140 डब्ल्यूआईपी का, ठीक है। अगर हम इसको फिनिश गुड्स का एनआरबी बोले तो फिर 240 होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर 100 माइनस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम फिनिश गुड्स कंडीशन में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये अगर हम बोलेंगे ये आंसर मुझे अगर सही करना है तो इसे मुझे फिनिश गुड्स लिखना चाहिए, डब्ल्यूआईपी का ये वैल्यूएशन नहीं आएगा। डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन का मतलब डब्ल्यूआईपी का एनआरबी मुझे निकालना चाहिए, तो उसमें डब्ल्यूआईपी से बिकवाने तक का सारा खर्चा लेस होगा, जैसे कि ब्रोकरेज और ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में जैसे कि फर्दर कॉस्ट जो है वो भी आ गया। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है, डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट है 150 और एनआरवी है 140, ठीक है। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 140। तो वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी ये हो जाएगा मेरा 140। ये देखो वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी 140, क्योंकि डब्ल्यूआईपी का भी वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में, तो वही किया। तो ये वाला भी आंसर सही होगा। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में बोलता कि डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करो और फिनिश गुड्स का भी करो, तो अगर हम लोग इसको फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन निकालते तो मेरा ये आंसर होता। तो ये क्रॉस हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे तो ये होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स कंडीशन में बेचने जब जाएंगे तब तो कॉस्ट मेरा 250 हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कितना है 150, इसलिए देखो यहाँ 150 वहां 250 लिखा। और जो फिनिश गुड्स का एनआरवी है, तो फिनिश गुड्स बनने तक का खर्चा 250, उसके बाद एक ही खर्चा हो रहा है ब्रोकरेज, जिससे ये एनआरवी मिल जा रहा है 240, तो दोनों में लोअर 240 हो गया। लेकिन अगर डब्ल्यूआईपी का देखा जाए तो डब्ल्यूआईपी का एनआरवी कैसे निकालेंगे, तो एस्टिमेट
लिमिटेड सेलिंग प्राइस तो 250 है, क्योंकि WIP कंडीशन में नहीं बिकेगा। अगर WIP कंडीशन में बिकता तो वो वाला सेल प्राइस ले लेते, माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जितना भी आएगा। तो इसमें ब्रोकरेज के अलावा और एक खर्चा भी तो है, यहाँ पर हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज के अलावा एक और खर्चा है 100 रुपीज का इसको कंप्लीट करने का, इसीलिए दो खर्चा माइनस होकर 140। फिर दोनों में कंपैरिजन करके जो लोअर होगा वो, तो WIP का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में होता है, इस तरीके से होता है। तो बोलो, पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, बट उसको ठीक कर लिया है कि वो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करोगे तो इस तरीके से आंसर आया। तो अच्छा ही है, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। बोलो समझ में आ गया? एग्जाम्पल 1 दोनों में ऐसे, जो ये 240 और ये 140 ऐसा जो भी हुआ, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग दूसरा वाला एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर ये वाला हम लोग ना ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो, ABC लिमिटेड हम दिखा देते हैं। ABC लिमिटेड हैज ए प्लांट विथ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर एनम एंड द एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी इज 18 लाख। तो नॉर्मल कैपेसिटी कितना है? 1 लाख। तो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पूछा जाए तो वो हो जाएगा 18 लाख बाई 1 लाख। अगर मुझे दूसरा कुछ बोला ही नहीं है एक्चुअल, तो नॉर्मल के हिसाब से ये नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया। अब बोल रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल ओवरहेड विल लीड टू सेम फिगर्स। मतलब देखो, अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन भी 1 लाख है, मेरा नॉर्मल कैपेसिटी भी 1 लाख है, तो मेरा 18 लाख ही आ जाएगा। ठीक है, यही हम लास्ट दिन भी समझा रहे थे कि अगर मैंने जितना मेरा प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है मैंने उतना ही प्रोडक्शन किया है, तो खर्चा हम उतने में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 लाख यूनिट में ही कर देंगे खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट। तो मेरा 18 लाख फिगर का 18 लाख ही रह जाएगा। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू कंक्लूड इंक्लूड दिस ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मेरा नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर ही मेरा एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड एज इट इज ही रह जाएगा, 18 लाख का 18 लाख ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने कम प्रोडक्शन किया, ठीक है, ये मैंने लास्ट दिन भी बता दिया था, 90,000 का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तब मुझे क्या करना चाहिए? तो बोल रहा है देखो उसका लॉजिक क्या था। अगर हम 18 लाख को, ठीक है, 18 लाख डिवाइडेड बाय हम 90,000 करते तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट 20 आ जाएगा। तो बोल रहा है फिक्स्ड ओवर इज नॉट गोइंग टू चार्ज विद द चेंज इन आउटपुट एंड विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होगा। मतलब हम 1 लाख की जगह 90,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं बोल के मेरा 18 लाख का खर्चा कम हो जाएगा, ऐसा हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि मैंने तो कम प्रोडक्शन किया तो मेरा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो आउटपुट के साथ चेंज होता ही नहीं है, तो वो 18 लाख ही रहेगा। देयरफॉर ओवरहेड ऑन एक्चुअल बेसिस अगर हम लोग देखें तो 20 पर यूनिट करके हो जाएगा। हेंस बाय valuing inventory at 20 each for fixed overhead purpose, it will be overvalued and the losses of 1.8 lakh also be included in closing inventory, leading to higher gross profit that they then actually earned। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ये 20 रुपीज पर यूनिट करके जो आ रहा है, ये अगर हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो हमारा कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने कैपेसिटी से कम यूटिलाइज किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका बर्डन हम लोग कस्टमर पे दे दे, तो वही चीज बोला है। तो इट, अब ये यहाँ पर ओवरवैल्यू लॉसेस 1.8 लाख कैसे आ रहा है? ये देखो 90,000 यूनिट पे अगर हम लोग 20 करके लगा रहे तो हम लोग का 18 लाख आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का कितना करके ज्यादा हो रहा है? 2 रुपए पर यूनिट, क्योंकि एक्चुअली हमें 18 ही लगाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। इससे कम अगर लगा सकते हो अच्छा बात है, इससे ज्यादा लगा दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैक्स टू मैक्स हम लोग 18 लगा सकते हैं, तो 2 रुपए करके एक्स्ट्रा है, तो 2 रुपए करके 90,000 यूनिट पे 1.8 मतलब 1,80,000 का खर्चा जो है ये हमारा लॉस है। इसे हमें क्या करना चाहिए? PL में चार्ज कर देना चाहिए। अगर हम लोग, दिखाया भी था मैंने लास्ट दिन, अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में लगा देंगे तो फिर हमारा कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं। तो ये देखो ये बोला है इट विल बी ओवर वैल्यूड एंड द लॉसेस ऑफ 1.8 लाख will also be included in closing inventory leading to a higher gross profit। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से 20 ही ट्रीट कर देते हैं तो 1.8 लाख का एक्स्ट्रा हम लोग जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी तो हमारे कॉस्ट या NRV whichever is lower, तो अगर मान लो कॉस्ट लोअर आया तो उसी में आ जाएगा ना। तो देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट और नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी टू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये देखो 16.2 लाख एंड रेस्ट 1.8 लाख शुड बी ट्रांसफर टू PL। मतलब
18 लाख पर यूनिट करके ही लगाना है। 2 रुपए पर यूनिट जो एक्स्ट्रा हो रहा है 20 हो जा रहा है उसको हमें यानी 90,000 करके वो पीएल में चार्ज करना है। तो यही मैंने लिखवा भी दिया था लास्ट क्लास, यहाँ है तो यहाँ भी बता दे रहे हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 1.2 लाख हुआ मतलब 1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया तो फिर हमें ये पूरा खर्चा क्या होगा, फिर हमारा कॉस्ट पर यूनिट और भी कम हो जाएगा। ये देखो 15 हो गया तो अच्छा बात है ना, कॉस्ट पर यूनिट जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया मतलब जैसे सोचो तुम लोग का कैपेसिटी है 2 घंटा पढ़ने का, तुम लोगों ने 4 घंटा पढ़ लिया तो अच्छा बात है ना, लेकिन अगर 2 घंटा पढ़ने का कैपेसिटी 1 घंटा पढ़ा तो ये तो ठीक नहीं है। तो फिर तो बर्डन बढ़ जाता है ना। तो वैसे ही कैपेसिटी कम यूटिलाइज करोगे तो मतलब बाकी लॉस ही है। ठीक है, तो ये चीज वही बोल रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो चेंज नहीं होता है आउटपुट के साथ, वो 18 लाख ही रहता है। तो फिर ओवरहेड को हम लोग पर यूनिट में कम कर देते हैं, 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, हेंस बाय वैल्यूइंग इन्वेंटरी एट 18 each for fixed overhead purpose we will adding the element of cost to inventory which actually has not been incurred। तो अगर हम लोग इस केस में 15 ना करे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोग अगर बोलेंगे कि नहीं हम लोग जैसे एक्चुअल बेसिस पे करते हैं हम लोग वैसे ही कर लेंगे, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाई 18 करके 18 करके कर देंगे, तो फिर क्या होगा अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो हम लोग का इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा जो है 3 रुपीज ऐड हो जाएगा, जबकि हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा हो रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज किया। ठीक है, हमारे कैपेसिटी जो है उससे भी ज्यादा यूटिलाइज किया तो कुछ तो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, तो हमारा कॉस्टिंग कम करेंगे। ठीक है, तो 18 each for fixed overhead purpose we will adding the element cost to inventory with actually has not been incurred at 18 per unit total fixed overhead 21। अगर हम लोग 18 करके दिखा देते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, देखो 1.2 लाख यूनिट हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है तो खर्चा 21.6 लाख हो जाएगा, जबकि है ही नहीं, रियलिटी में तो खर्चा 18 लाख है, whereas actual fixed overhead only 18 lakh, therefore it is as by advisable to incurred fixed overhead on actual basis। तो तब actual basis पे fixed overhead लगाओ, मतलब 1.2 लाख यूनिट इंटू 15 तो फिर 18 लाख ही कवर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल हमेशा 18 लाख हमें कवर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग कम प्रोडक्शन करते हैं तो फिर हम लोग 18 लाख कवर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन कम किया। अब मैं अगर हम बोलेंगे कि हम पूरा खर्चा को जो है कम प्रोडक्शन से भी जो है यूटिलाइज कर लेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा क्या हो जाएगा, कस्टमर के ऊपर बर्डन हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बाकी मुझे पीएल में चार्ज कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है अगर मैंने ज्यादा प्रोडक्शन किया है कैपेसिटी से तो अच्छा बात है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया है तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखो 15 पर यूनिट करके मेरा कॉस्टिंग आ जाएगा। तो ये इसका एक ही चीज, अगर इतना कुछ हमें याद मतलब देखो समझ के तो याद रखना ही चाहिए, ये तो हम बोलेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम पर्पस के लिए ये याद रखोगे तो काफी है कि नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर उसके हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए। फिर ये ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आज बता देंगे। ठीक है, देखो अब कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड दो तरीके का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी ये बता दिया है, ठीक है कैसे करके करना है, अगर फिक्स्ड है तो अभी अभी बताया। ठीक है, अच्छा ये वेरिएबल जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर होगा। फैक्ट्री ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन, उसमें से जो हायर होगा वो लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर होगा। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आज बताएंगे। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या बोला है, बोल रहा है कि ए ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल फॉर 85,000, ही सोल्ड सेम ऑफ आर्टिकल फॉर 1,05,000। तो 85,000 में परचेज किया है, ट्रेडर है इसीलिए देखो स्टॉक परचेज कर रहा है, फिर उसमें प्रॉफिट लगा के बेच रहा है। द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्कअप मतलब प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट वाज 15,000, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, तो बताओ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा। ये चीज तो मतलब 11 का ही है बोल सकते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या बोला, हम लोग दो तरीके से इसे कर सकते हैं। तो बोला है देखो हम 11 का इसीलिए बोल रहे हैं, अगर तुम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका फॉर्मेट भी हम बता देंगे कैसे करके होगा। तो परचेज हुआ है 85,000 पे, तो टू परचेज 85,000। ठीक है, फिर बेचा है 1,05,000 पे, तो बाई सेल्स
और मार्कअप है 25% ऑन कॉस्ट, और बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक है 15,000। अच्छा वो लिखा नहीं तो लिख देते ओपनिंग स्टॉक है 15,000। मार्कअप ग्रॉस प्रॉफिट तो जीपी, तो जीपी है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल वैल्यू के ऊपर कितना होगा, मतलब इस पे ये सेल पे ही तो जीपी बुक करना है, तो ये सेल पे जीपी कितना हो जाएगा अगर कॉस्ट पे 25% है तो। बोलो, ये तो कॉस्टिंग में करवा करवा के मैंने कितना बार करवाया है, बोला है, फाउंडेशन में बोला है, हर जगह पे बोलते रहते, ये और क्या बोले, ये नया कुछ बोलने वाला है ही नहीं। कॉस्ट पे अगर 25% है तो फिर सेल वैल्यू पे कितना होगा, क्योंकि सेल वैल्यू होगा तो उस पे परसेंटेज लगा के आंसर निकाल लेंगे। पता नहीं ये क्यों नहीं बोल सकते हैं, आई डोंट नो। तो ये देखो कॉस्ट प्रॉफिट, ये कितने जगह पे मैंने बोला है, कॉस्ट में तो हर एक चैप्टर में आता है, चाहे सर्विस कॉस्टिंग देख लो, कुछ भी देख लो। 21,000 कितना आ रहा है? 21,000 21,000 क्या? 21,000 प्रॉफिट जीपी? प्रॉफिट। नहीं इतना तो नहीं होगा शायद, मुझे जितना लग रहा है। अच्छा 21,000 आएगा क्या? ठीक है देखते हैं, आएगा शायद आ जाएगा। ठीक है 125, तो प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट बाय सेल, तो फिर 25/125, 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा? हाँ 21,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, निकाल। 1,21,000 माइनस 1,05,000 कितना आएगा? 16,000 16,000। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से जैसे 11 में करते वैसा हो गया। बाकी इसको अगर हम लोग इनके हिसाब से बोले कि कैसे करके होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, $15,000 प्लस परचेज 1 लाख माइनस सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सीओजीएस कितना हो जाएगा, सेल किया है 1,05,000 में, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है 1/5 यानी 21,000। तो 21,000 माइनस करने से कितना आ जाएगा 1,05,000 से? वन लैख फाइव से 21,000 माइनस करने से 84,000 84,000, तो इसमें भी आ जाएगा हम लोग का 16,000। तो ये हो गया। हम्म। हम्म। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा वेट करो तो हम आ रहे हैं।
ठीक है, देखो तो ये इन्वेंट्री का कॉस्ट आ गया, और इन्होंने और एक तरीके से निकाल रखा है, वैसे भी किया जा सकता है, वो हम यहाँ से दिखा देते हैं। देखो इन्होंने कैसा किया है, देखो इन्होंने पहले से ओपनिंग स्टॉक और जो है जो परचेज है उसका सेल वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, ये देखो 85,000 और 15,000, और फिर इस पे 1.25 कर दिया है। मतलब टोटल ये जो स्टॉक है 1 लाख का, इसको अगर हम लोग बेचेंगे तो इसका सेल वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हम लोग 25% ऑन कॉस्ट बोला है, तो डायरेक्टली इस पे निकाल सकते हैं। 1 लाख पे 25%, यानी 1,25,000 में हम लोग बेच सकते हैं। जबकि हम लोगों ने इसे बेचा कितने में है, 1,05,000। मतलब ये हो गया टोटल सेल्स वैल्यू, जिसमें से कितना सेल हो गया है, 1,05,000 का स्टॉक सेल हो गया है। तो बचा हुआ स्टॉक, उसका सेल वैल्यू कितना है, 10,000। फिर उसमें से प्रॉफिट लेस किया है, फिर निकाला है। तो ये भी ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा घुमा के है। मतलब पहले जो स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये मिला के तो टोटल स्टॉक होता है, टोटल स्टॉक का सेल वैल्यू निकाला। फिर कितना सेल वैल्यू जो है, मतलब कितना सेल हो गया, ठीक है, उसमें उसको माइनस किया, तो इतना स्टॉक पड़ा हुआ है जो भी बिका नहीं है, ये सेल वैल्यू पे दिख रहा है। अब इस पे फिर प्रॉफिट लगाए, तो इस पे प्रॉफिट लगाने का मतलब फिर से ये इतना लगाना पड़ेगा, 1/5। ठीक है, तो 1/5 लगाएंगे तो ये 4,000 हो जाएगा। तो ये लेस करके यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 16,000 निकाला है, जो कि मुझे लगता है काफी घुमा फिरा के किया गया है। तो ठीक है, किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल 4, द कॉस्ट एंड एनआरवी वैल्यू एंड इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ टू आइटम्स दैट ए कंपनी हैज इन इट्स इन्वेंट्री आर गिवन बिलो। 50,000, 20,000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम लोग को बोला है कि इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा, तो आइटम बाय आइटम होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 45, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 20, टोटल 65 हो गया। एस्टिमेटेड ऑफ एनआरवी शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन। तो एनआरवी का एस्टिमेट कैसे किया जाता है, एस्टिमेशन जो ऑन दैट मोमेंट जब एस्टिमेशन होता है, तब जो भी एविडेंस अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से एनआरवी डिसाइड होता है, ये बोला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल 4 भी हम लोगों ने कर लिया। एग्जाम्पल 4, इसमें कुछ है नहीं वैसा, ठीक है, जस्ट बोला है। इलास्ट्रेशन 1 तो लास्ट क्लास में किया था, इलास्ट्रेशन 2 करते हैं। देखो बोल रहा है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 2001 टिल मार्च 2002, 75% स्टॉक वेयर सोल्ड। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज closing stock at 10 lakh, the expected sale value 11 lakh, and commission 10% on sale is payable to the agent. Advise what is the correct closing stock to be disclosed on 31st March 2002। 31st March 2002 में करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होगा, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, इलस्ट्रेशन 2। अक्टूबर 2001, अक्टूबर 2001 में जो है परचेस किया है, कॉस्ट 40 लाख, 40 लाख का स्टॉक परचेस हुआ है। टिल मार्च 2002, मार्च 2002 75% ऑफ द स्टॉक वेयर सोल्ड, इसमें से 75% सोल्ड आउट हुआ है, तो फिर कितना बचा हुआ है, बोलो कितना बचा हुआ है। अगर 75% बिक गया है तो कितना बचा हुआ है। 25%. तो 25% बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को 10 लाख में दिखाएं। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ये लोग बोल रहे हैं 10 लाख दिखाएंगे, क्योंकि ईयर एंड आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बोल रहे 10 लाख दिखाएंगे।
the expected sales value is 11 lakh and commission at 10% on sales is payable to the agent। तो बोल रहा है expected sales value 11 lakh और commission 10%। तो एडवाइस करना है कि क्लोजिंग स्टॉक को कितने में दिखाना चाहिए। तो इन्होंने 10 लाख, इन्होंने कैसे 10 लाख निकाला है, तो इन्होंने ऐसे कर दिया है, देखो एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 11 लाख, कमीशन लेस हो जाएगा, ठीक है, कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स वैल्यू। तो 11 लाख का 10% कितना होगा, 1.1। 9.9 लाख हो रहा है, ठीक है, एनआरवी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक कितने में दिखाएंगे, तो हमें तो चेक करना पड़ेगा, ये टू अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला बात है कि ये हम लोग का कौन सा है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है कि डब्ल्यूआईपी है। फिनिश गुड्स है, क्योंकि हम लोग किसी से परचेस करके और बेचते हैं। तो फिनिश गुड्स का रूल्स क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स कैसे होगा, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट हो जाएगा 40 लाख का स्टॉक में से 25% पड़ा हुआ है। तो जो पड़ा हुआ है वही उसका कॉस्ट है, क्योंकि 40 लाख में ही तो खरीदा गया था। तो 40 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 10 लाख। और एनआरवी तो अभी अभी निकाला, एनआरवी का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो लोअर हो जाएगा 9,90,000। तो 9,90,000 पे वैल्यू होना चाहिए, जबकि ये लोग बोल रहे हैं 10 लाख, तो फिर गलत बोल रहे हैं, 9,90,000 पे वैल्यू होना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये देखो, सो द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 9,90,000, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो जस्ट ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिख दिया है, कर दिया है। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, द इन्वेंटरीज आर टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन दिस केस कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी 10 लाख, द एनआरवी 11 लाख का 90% कर दिया, क्योंकि 1% ब्रोकरेज चला जाएगा, 10% तो 90% ही रियलाइज्ड होगा। तो इसीलिए 11 लाख का डायरेक्टली 90% कर दिया, उसमें भी आंसर 9,90,000 ही आ जाएगा। तो दोनों में लोअर 9,90,000, तो ये हो जाएगा वैल्यूएशन। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 3, इलास्ट्रेशन 3 में क्या बोला है, देखो बोल रहे हैं इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% of input, 5,000 metric ton of input were put in the process resulting in wastage of 300 metric ton। तो नॉर्मल वेस्ट है 5%, 5,000 मेट्रिक टन इनपुट दिया गया है। तो अगर हम लोगों ने इनपुट दिया है 5,000 मेट्रिक टन, और अगर हम लोग का नॉर्मल लॉस जो है वो 5% है, तो फिर कितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए, 5% ऑफ इनपुट, तो बोलो कितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए। 5,000 इनपुट है, 5 इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस कितना होगा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है सारा चीज। जब लिखा हुआ ही है इनपुट का 5%, तो इनपुट का 5%, इसमें आप क्या 15. सीख। हाँ,
250 हो जाएगा नॉर्मल लॉस, बट इन्होंने बोल रखा है कि एक्चुअली इनका वेस्टेज हुआ है 300 मेट्रिक टन। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो 250 होना चाहिए बट हुआ है 300 मेट्रिक टन, तो इसका मतलब बाकी एबनॉर्मल लॉस है। यही तो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, और ये इसमें भी लास्ट क्लास में बताया था। तो 300 माइनस 250 यानी 50 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 50 मेट्रिक टन का एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा, अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000, तो ये जो है एट द रेट ऑफ ₹1000 मेट्रिक टन करके इनपुट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड, स्टेट विथ रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा वो बताना है। तो इन्वेंट्री हम लोग का कितना हो रहा है पहले वो देखते हैं। इनपुट 5000 मेट्रिक टन, फिर लेस कर देते हैं नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 5% करके 250 मेट्रिक टन, 4750 मेट्रिक टन, बट एक एबनॉर्मल लॉस भी है। तो मेरा आउटपुट जो है एबनॉर्मल लॉस है 50 मेट्रिक टन, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 4700। मतलब कितना आउटपुट का क्वांटिटी है वो मैंने निकाला, इतना मेट्रिक टन। अब हम वैल्यू भी निकालेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस ये सब हटाने के बाद मतलब 5000 इनपुट देके मुझे 4700 का आउटपुट मिला है, ठीक है। अब यही मेरा इन्वेंट्री है, क्योंकि इसमें से कुछ बिका है ऐसा बोला नहीं है, तो मुझे इसका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। अब हम लोग वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि मुझे पता है कि कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना है, 5000 मेट्रिक टन एट द रेट ऑफ 1000 पर मेट्रिक टन, तो ये कितना हो जाएगा? 50 लाख। ये हो गया ₹50 लाख। और कॉस्ट पर मेट्रिक टन अब कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रियल में तो 1000 करके खरीदा था और 50 लाख हमारे पॉकेट से चला गया। लेकिन जब हम लोग इसको यूज करने के लिए लेके आए तो हमारा 5% ऑलरेडी लॉस हो गया है, तो फिर 4750 मेट्रिक टन मेरे पास आया है। तो मेरा पर मेट्रिक टन का जो कॉस्टिंग होगा उसी के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट में वो कॉस्ट अप्लाई करना चाहिए। और ये क्यों नहीं डिवाइड होगा 4700? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस लगाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट और बढ़ेगा, क्योंकि इसको जितने कम डिजिट से डिवाइड करोगे पर यूनिट उतना। जैसे कि मान लो 10/1 किया तो 10 आएगा, 10/2 किया तो 5 आएगा। जितना ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे उतना कम होगा ना, और जितना कम से करोगे उतना ज्यादा आएगा। तो अगर हम एबनॉर्मल लॉस का बर्डन भी जो है कस्टमर पे देंगे तो कैसे चलेगा? सिर्फ नॉर्मल लॉस ही देना अलाउड है। तो 4750 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मेरा आ रहा है 1052.6315 ऐसे आ रहा है, ठीक है। आगे और भी है डॉट 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 अप्रॉक्स। तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन इतना आ गया। तो अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे करते हैं वैसे ही। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा 4700 है इन्वेंट्री का क्वांटिटी इंटू 1052.6315। 49,47,368 ये हो जाएगा। देखते हैं। देख 49,47,368, ठीक है। अच्छा, कैसे लिखना पड़ेगा वो एक बार देख लो। एज पर AS2 एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। कुछ भी अगर एबनॉर्मल वेस्टेज है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। एंड सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड। अब इसको हम लोग PL में दिखा देते हैं, एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। मतलब या फिर लिख सकते हो चार्ज टू PL, एक ही बात है। सच कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये रिकॉर्ड होता है एक्सपेंसेस के तौर पे उस पीरियड में, ठीक है। मतलब उस पीरियड के फाइनल अकाउंट्स में, मतलब PL में चार्ज होता है। इन दिस केस नॉर्मल वेस्ट 250, एबनॉर्मल 50 निकाला हम लोगों ने। कैसे एबनॉर्मल 50 है?
द कॉस्ट ऑफ 250 विल बी इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज फिनिश गुड्स एट द ईयर एंड। बोल रहा है 250 का जो भी कॉस्ट है वो हम लोग अपने इन्वेंट्री के कॉस्ट में लगा सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल वेस्ट का जो कॉस्ट है वो हम लोग नहीं। अच्छा, एबनॉर्मल वेस्ट का भी कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ये भी निकाल के दिखा देते हैं। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50 मेट्रिक टन है। और ये भी हमेशा वही रेट पे होता है जो मेरा कॉस्ट पर यूनिट होता है। देखो वैसे तो कॉस्ट पर यूनिट पहले 1000 था, बट वो तो 1000 रहा नहीं ना, क्योंकि मेरा कॉस्ट पर यूनिट तो बढ़ गया। तो डिवाइडेड बाई 4700 इंटू 50, 52631, 52631.5 है, तो 32 कर दिया है, 32, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट हो गया। विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कॉस्ट पर मीट्रिक टन नॉर्मल क्वांटिटी जो है और टोटल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये इतना बता दिया निकालने के बाद, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल लॉस भी इसी में क्यों वैल्यू हुआ, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज समझाया भी था, ये देखो एक ऑरेंज वाला एग्जाम्पल देके समझाया था कि अगर हम मेरा ऑरेंज का जो कॉस्ट है वो देखो, वो 5 के जगह 5 करके जरूर खरीदा होगा, बट अभी वो कितना हो गया 6.25, क्योंकि मेरा 2 ऑरेंज खराब हो गया। तो अब मेरा एक एक ऑरेंज का कॉस्ट 5 के जगह 6.25 है, तो मेरे पास अब जितना भी ऑरेंज रहेगा ये 8 ऑरेंज का कॉस्ट उसमें, अगर उसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस हो रहा है जैसे कि यहाँ 3 और एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो फिर उसका कॉस्टिंग भी मुझे 6.25 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मेरा इलास्ट्रेशन 3 कंप्लीट। अब इलास्ट्रेशन 4, you are required to value the inventory per kg of finished goods consisting of material cost, direct labor, direct variable overhead, fixed production charges for the year, normal working capacity of 2 lakh kg is 20 lakh, 4000 kg of finished goods are stock एट द ईयर एंड। तो यहाँ पर बोला है हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करके दिखाना है पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स का, कंसिस्टिंग ऑफ, तो बोल रहा है मेटेरियल कॉस्ट 200, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेरिएबल, मतलब जो फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट कितना है 240 प्लस 20 मतलब 260 उसका कॉस्ट है, ठीक है। हमें पहले ये कॉस्ट निकाल लेना पड़ेगा, तो पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हमें फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो पहले निकालते हैं। मेटेरियल कॉस्ट 200, डायरेक्ट लेबर 40, अदर कॉस्ट, अदर डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड, और यहाँ पर फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस जो है वो नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी पे 2 लाख है, केजीज इज 20 लाख। अच्छा, नॉर्मल कैपेसिटी है 2 लाख केजी, 2 लाख केजी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है नॉर्मल, और उसके हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड है फॉर 20 लाख, 4000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इसका पर यूनिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, बट यहाँ पर तो कंपेयर करने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ है कुछ नहीं बोला है, तो यही मानेंगे कि एक्चुअली भी उतना ही प्रोडक्शन हुआ है जो नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी है, तो डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो विच एवर इज हायर करने का तो कुछ चांसेस है नहीं, तो फिर ये डिवाइड होके कितना हो जाएगा 10। तो कॉस्ट हो गया है 40, 50, 60, 70, 270 कॉस्ट हो गया। एनआरवी हमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो कंपेयर कैसे करें, नहीं कर सकते, फिर कॉस्ट पे ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज
10,80,000। मैम एक बार ऊपर कीजिए। $10,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज था, देखो यहाँ पर हमें ना कंपैरिजन का कोई जगह नहीं था। जैसे कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकाला तो भी हमें कंपेयर करने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी के साथ एक्चुअल प्रोडक्शन कुछ दिया नहीं था, तो फिर हम लोगों ने 2 लाख ही ले लिया। और फिनिश गुड्स का जो हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो भी डेटा अवेलेबल था, बट एनआरवी कुछ हमें क्वेश्चन में बोला नहीं था, तो फिर यहाँ भी कंपेयर नहीं करना पड़ा, तो सीधा सीधा कॉस्ट पे ही हम लोगों ने वैल्यू कर दिया, बिकॉज एनआरवी एप्लीकेबल था नहीं। तो 270 इंटू 4,000 kg करके जितना आएगा, तो 10,80,000 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें लिखा कैसे है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें एस का जैसे इंट्रोडक्शन है वो तो देना पड़ेगा। इन अकॉर्डेंस विद एस टू द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड ए सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड दैट आर इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर एक दूसरा ही पॉइंट बोल दिया है। नॉर्मली एस टू का नाम नहीं दिया, सिर्फ बोला है एस टू, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये सब कुछ नहीं बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। बोल रहा है कि फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड होता है, और मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा वो इंक्लूड होता है। द एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पर्पस ऑफ देयर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब यहाँ पर बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड को हम लोगों ने प्रोडक्ट के कॉस्ट में यानी कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कैसे एलोकेट किया है, बोल रहा है उसके नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे किया है। तुम लोग चाहो तो वो चीज लिख सकते हो, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, बट यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कैपेसिटी अवेलेबल है तो हम लोगों ने उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10 रुपीज, हेंस द वैल्यू ऑफ 4,000 kg ऑफ फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा, 10,80,000, ठीक है। 4,000 kg था 270 करके। अच्छा, एमसीक्यू तो हम लोग करेंगे इसके बाद। अच्छा, एमसीक्यू क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं मैम। नहीं किया था, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन और है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। 6th नंबर में क्या बोला है, कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज a normal wastage of 4% in the production process during the year 2001 to the company used 12,000 metric ton of raw material costing 150 per metric ton. At the end of the year 630 metric ton of wastage was in the stock। अच्छा, पहले इतना तक देख लेते हैं। तो प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हमें बता दिया है, नॉर्मल लॉस कितना होता है, इनपुट बता दिया है। नॉर्मल वेस्टेज 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, 4%, कुछ नहीं बोलने से ऑलवेज इनपुट पे। ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू कंपनी यूज 12,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल, 12,000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल, तो इनपुट तो रॉ मटेरियल ही होता है, तो वही लिखा। और रॉ मटेरियल कितना करके मार्केट में मिला है, एट द रेट ऑफ 150 पर मेट्रिक टन करके, ये क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 630 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज वाज इन स्टॉक। तो अगर नॉर्मल लॉस 4% है तो नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, 12,000 मेट्रिक टन इनपुट दिया तो नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए। 480। 480 मेट्रिक टन होना चाहिए, ठीक है। तो 480 मेट्रिक टन होना चाहिए, जबकि इनके हिसाब से इनका नॉर्मल लॉस कितना, टोटल वेस्टेज कितना दिख रहा है, 630। नॉर्मल लॉस नहीं बोला है बिकॉज वेस्टेज का मतलब दोनों ही कवर होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल। 630, तो इसका मतलब एबनॉर्मल वेस्टेज भी होगा, तो एबनॉर्मल लॉस फिर कितना हो गया, 630 माइनस 480 कितना होगा। कितना हो रहा है, 150। 150 जो है एबनॉर्मल, मैंने 2 0 कर दी। 150 मेट्रिक टन ये हम लोग का एबनॉर्मल लॉस हो गया है। अच्छा, द अकाउंटेंट वांट्स टू नो हाउ दिस वेस्टेज टू बी इनकर्ड इन द बुक्स, मतलब वेस्टेज दोनों का वैल्यूएशन करना है। एक्सप्लेन इन कंटेक्स्ट ऑफ AS2 द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एंड आल्सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इफ एनी, ठीक है। देखो
कैसे वैल्यूएशन होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, $12,000 एट द रेट ऑफ 150 पर मेट्रिक टन। कितना होगा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? 150 इंटू 12,000, 18 लाख। 18 लाख का खर्चा किया हम लोगों ने 12,000 मेट्रिक टन परचेस करने के लिए, बट अब पर मेट्रिक टन कॉस्ट जो है वो 150 करके नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस होने के वजह से हम लोगों का जो अवेलेबल यूनिट है वो कितना हो रहा है, -480 करने से जितना आएगा 12,000 था, बट उसमें से अगर 480 मेरा नॉर्मल लॉस के वजह से खराब हो गया, तो 11,520 जो है, इतना यूनिट, इतना मेट्रिक टन पे मुझे ये 18 लाख वाले खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने को मिलेगा। मतलब हम बोलेंगे कि 18 लाख खर्चा करके मेरे पास जो मेटेरियल अवेलेबल है वो है 11,520, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरा पड़ रहा है 156.25 मेट्रिक टन करके। ठीक है, तो ये पहले निकाल लिया हम लोगों का। क्या आंसर आ गया? कि अमाउंट ना, ये आ गया कि जो है मेट्रिक टन पर कॉस्ट। अच्छा, हमें पूछा है कि ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एंड अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, 630 माइनस 480 करके 150 मेट्रिक टन एट द रेट ऑफ 156.25 पर मेट्रिक टन करके, 23,437.50। इतना हो गया एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? डेबिट इन पीएल अकाउंट। ये लॉस बोल के पीएल में चार्ज हो जाएगा। और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ कॉस्ट ऑन रिमेनिंग यूनिट्स। तो ये क्या होता है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, क्योंकि हम लोग इसको माइनस करते हैं टोटल यूनिट से, फिर पर यूनिट निकालते हैं, तो इससे हमारा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। जो 1000 था वो 156.25 हो गया। सॉरी, जो 150 था वो 156.25 हो गया। इसका मतलब हम लोग इसको क्या करें, कॉस्ट में चार्ज कर रहे हैं, तो कस्टमर का बर्डन बढ़ रहा है, तो इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ कॉस्ट ऑन रिमेनिंग यूनिट्स। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कि डिटेल्स में कैसे लिखा हुआ है। As per AS2, valuation of inventories, abnormal amount of waste material, labor and other production cost are excluded from cost of inventories। बोल रहा है कि किसी भी तरीके का abnormal चीज इन्वेंट्री के कॉस्ट पे आना नहीं चाहिए, चाहे वो मटेरियल से हो रहा है, लेबर से हो रहा है या प्रोडक्शन कॉस्ट से। Such cost are recognized as an expense in the period in which they incurred। जिस पीरियड में ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसी पीरियड में उसे इनकट कर देना चाहिए एक्सपेंस बोल के। द नॉर्मल लॉस इंक्लूड होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, मतलब कॉस्ट में हम लोग इन्वेंट्री का कॉस्ट वैल्यूएशन करते वक्त नॉर्मल लॉस को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तभी तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा है। तो मटेरियल यूज्ड, ये देखो, ये इतना निकाला नॉर्मल लॉस। नेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 11,520, 150, ये 11,520 मतलब ये वाला, ये देखो माइनस करके है ना 11,520। फिर एबनॉर्मल लॉस इन क्वांटिटी 150, वो तो मैंने यहाँ दिखाया, माइनस करके कैसे करके आ जाएगा। फिर 150 यूनिट इतना करके इतना हो जाएगा, पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने उस तरीके से लिखा है, तुम लोग स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हो जैसे इन्होंने लिख रखा है, और मैंने जो पॉइंट लिखा है वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। 7th नंबर।
Mr. Mehul gives the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 2001. His factory produces product X using raw material 600 unit of raw material A purchase मटेरियल ए परचेज एट द रेट ऑफ 120। अच्छा, जो मटेरियल ए यूज होता है उसका कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 120 करके 600 यूनिट उन्होंने परचेज किया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसका 90 31 मार्च 2001 को। 500 यूनिट ऑफ पार्टली फिनिश्ड मतलब WIP इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर टिल डेट 260 पर यूनिट। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 60। ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सेम इस तरीके का चीज किया, ठीक है, एग्जाम्पल में किया। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है 1500 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स एंड टोटल कॉस्ट इनकट 320 पर यूनिट, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स 300, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट 31st मार्च 2001, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2001। ठीक है, तो देखो हम इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं और फिर इसको सोल्यूशन करेंगे। इन्वेंट्री कितने तरीके का इन्वेंट्री है हम लोग का? रॉ मेटेरियल है, WIP है और फिनिश्ड गुड्स है। 1 2 3 यूनिट्स, कॉस्ट, NRV और यहाँ पर मैंने रिप्लेसमेंट प्राइस लिखा, रिप्लेसमेंट प्राइस, वैल्यूएशन। अच्छा, तो 600 यूनिट है रॉ मेटेरियल, 500 यूनिट और ये है 1500। सबका कॉस्ट लिखेंगे, जैसे ये है एट द रेट ऑफ 120 करके, तो कॉस्ट पर यूनिट 120। WIP जो है 500, इसमें बोला है कि 500 यूनिट है जिसका कॉस्ट है टिल डेट मतलब जब का ये वैल्यूएशन का बात हो रहा है तब तक 260 है, और ये फिनिश्ड बनेगा नेक्स्ट ईयर 60 रुपीज का खर्चा करके। तो इसका हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो इसका कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पर 260 बोल रखा है टिल द डेट, तो 260 हो जाएगा। वो 60 तो हम लोग NRV जब निकालेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कॉस्ट बता ही दिया है 260 और इसका कॉस्ट बता दिया है 320। ठीक है, अब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होता है? फिनिश, सबसे पहले हम फिनिश गुड्स का बता देते हैं, वो सबसे आसान होता है। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब इसका NRV निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बता दिया है एक्स प्रोडक्ट का मतलब फिनिश गुड्स का 300। ठीक है, तो ये क्या लिखा मैंने? ये NRV लिखा, तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो एट द रेट ऑफ 300 करके वैल्यूएशन होगा। अब कितने क्वांटिटी है? 1500, तो 1500 इंटू 300 यानी कि 4 लाख। इसको थोड़ा हटा के लिखते हैं, वैल्यूएशन हो जाएगा 300 इंटू 1500 4,50,000 करके। ठीक है, अच्छा, अब WIP में क्या होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, उसमें भी होता है। अब इसका NRV कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, हम लोग इसमें देखो ये बोला है कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या होता है, से एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो इसका सेल वैल्यू तो हमें कुछ बोला नहीं है क्योंकि ये सेल बीच में होगा ही नहीं, क्योंकि जो WIP है वो थोड़ी ना WIP फॉर्म में बिक जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर इसका सेल प्राइस देखे तो वो कितना है? 300 है। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, इसका सेल प्राइस कितना है? 300। और इसका अगर मुझे NRV निकालना है तो NRV का मतलब होता है कि लेस कर देंगे उस जहां पर ये WIP जिस वैल्यू पे दिख रहा है उस पे और कितना खर्चा करने से वो हम लोगों का सेलेबल कंडीशन में आएगा 60। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर 60 हो जाएगा 240। ये सेम चीज ही तो हम लोगों ने यहाँ पर भी आज किया। ये देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन है जो मैंने समझाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन पहले कर लिया था। ठीक है, फिर उसको मैंने बोला कि फिनिश गुड्स से हम लोग ये बोल सकते हैं। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? तो सेल तो वो WIP कंडीशन में होगा नहीं, तो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ही WIP का सेलिंग प्राइस होगा जो कि 300। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग 60 रुपीज का खर्चा और करने वाले हैं, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो 240 और 260 विच एवर इज लोअर, तो 240 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा? 12,000। नहीं, ये 30 है तो 1,20,000। ठीक है,
और इसमें रॉ मटेरियल वाला क्या होता है वो समझो। रॉ मटेरियल वाले में होता है कि हम लोगों का, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ था रॉ मटेरियल वाला, ये अभी आया, देखो इसमें बोला है, देखो हमें क्या चेक करना है कि कॉस्ट तो हमें पता है, एनआरवी एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है कि whenever finished goods in which such raw material is incorporated is expected to be sold greater than equals to cost, मतलब जिस रॉ मटेरियल का यूज किया गया है फिनिश गुड्स में वो कितने में बिकेगा, वो 300 में बिकेगा, ठीक है। और उसका कॉस्ट कितना है, तो वो फिनिश गुड्स बन के, मतलब हमें क्या देखना है, वो फिनिश गुड्स का कॉस्ट जिसमें ये रॉ मटेरियल इनकर्ड है, तो वो है 320, ठीक है। अब ये बिकेगा कितने में, 300 में, मतलब ये लेस देन कॉस्ट में बिक रहा है, मतलब ये वाला हो जाएगा सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट है, ठीक है। सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट है, तो अगर ऐसा हुआ कि सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट, तो फिर किस में वैल्यू होगा, बोला है कि सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट है तो फिर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही आ जाएगा। अगर लेस देन कॉस्ट है, वेन एवर फिनिश गुड्स इन विच द रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड लेस देन कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो फिर सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है 300 है, जबकि इसका कॉस्ट कितना आ रहा है 320 आ रहा है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल जिसमें इनकॉर्पोरेटेड है उस फिनिश गुड्स का कॉस्ट 320 आ रहा है, तो फिर इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो फिर कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट तो है हम लोग का 300 और रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है, कॉस्ट है ये देखो कॉस्ट है 120, सॉरी रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 120 और रिप्लेसमेंट प्राइस है 90, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा 120 और 90 विच एवर इज लोअर, तो मुझे 90 लेना पड़ेगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो 90, तो 90 इंटू 600, 54,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000, 54 और 4,50,000, 6,22,000। 6,24,000। तो इस तरीके से होगा जिसमें ये और ये सबसे मतलब स्पेशल ये दो ही है, बाकी फिनिश गुड्स वाला तो बड़ा ही आसान होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और जैसे करके फिनिश गुड्स वाला होता है, क्योंकि उसमें भी एनआरवी निकालते, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस होता है, यहाँ पर भी डब्ल्यूआईपी वाले केस में भी हमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जब लेस करेंगे तो फिनिश गुड्स के कॉस्ट से ही लेस करना पड़ेगा, कि फिनिश गुड्स का जो सॉरी फिनिश गुड्स के सेलिंग प्राइस से, तो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस और डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स बनने में जो भी खर्चा है वो सारा चीज लेस हो जाएगा, ठीक है। और बिकवाने का खर्चा अगर कुछ है तो वो भी खर्च हो जाएगा। मतलब डब्ल्यूआईपी के केस में हमें क्या करना है, मान लो यहाँ फिनिश गुड्स है और यहाँ डब्ल्यूआईपी है, तो हम लोगों को अगर एनआरवी निकालना है, कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन बताएगा, एनआरवी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब जो डेटा दिया हुआ रहेगा। तो फिनिश गुड्स का जो एनआरवी है उससे डब्ल्यूआईपी तक, फिनिश गुड्स से डब्ल्यूआईपी तक जाने का जो भी खर्चा प्लस है वो तो लेस होगा ही, प्लस अगर बिकवाने का कोई खर्चा हो तो वो भी होता, जैसे उस एग्जांपल में था 4% कमीशन, फिर व्हिच एवर इज लोअर करके। और जब रॉ मटेरियल वाला निकालेंगे तो हमें देखना है कि जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट और उसका सेलिंग प्राइस में रिलेशन क्या है। अगर लेस देन कॉस्ट है तो कॉस्ट और मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर होगा, जैसे कि 120 और 90। और रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब मार्केट में अगर हम लोग ऐसा रॉ मटेरियल खरीदना चाहे जैसा हम लोग खरीद रहे सेम टाइप ऑफ, ठीक है, मतलब उस तरीके का सिमिलर, तो फिर उसका आज के दिन पे परचेज प्राइस कितना है 90, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस तरीके से हो जाए। और अगर उल्टा होता कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर इक्वल टू कॉस्ट होता तो रॉ मटेरियल अपने कॉस्ट पे वैल्यू होता, यानी कि 120 पे वैल्यू होता। 6,24,000, तो देख 6,24,000 ये रहा 6,24,000। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स बता दिया है, एक बार हम गो थ्रू कर देते हैं। बोल रहा है कि एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल एंड अदर सप्लाइड हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट। मतलब देखो रॉ मटेरियल का वैल्यू हम लोगों ने कॉस्ट से कम किया ना, जबकि हम लोगों ने खरीदा था 120 में बट उसका 90 दिखा है, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज, मतलब रॉ मटेरियल
मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री आर नॉट रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट, हम लोग कॉस्ट के नीचे उसका वैल्यू नहीं लेके जाएंगे। इफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसमें ये इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, मतलब ग्रेटर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कॉस्ट हुआ तो हमें इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का वैल्यू कॉस्ट से कम नहीं करना होता है। हाउएवर व्हेन देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है, अगर मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट विल एक्सपेक्ट नेट रियलाइजेबल एक्सीड्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, द मटेरियल आर रिटर्न डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन अगर मटेरियल के प्राइस में डिक्लाइन जबकि दिख रहा है, देखो जो मटेरियल हम लोगों ने 120 में खरीदा था सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल अब मार्केट में 90 में मिलने लगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों ने और ये भी एस्टिमेट मतलब ये लाइन का मतलब बताया मैंने, हाउएवर व्हेन देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन मटेरियल कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट विल एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि हम लोग का 320 आया था, ठीक है, एक्सीड्स द नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कि है 300। इस ये वाले एग्जांपल में ही देख लो ना 320 जबकि ये 300 में बिकेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इन सच सर्कमस्टेंस द मटेरियल आर रिटर्न डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो हमें मटेरियल को जो एनआरवी होगा उसी में हमें बुक करना चाहिए, ठीक है। इन सच सर्कमस्टेंसेस मतलब यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब वही रिप्लेसमेंट प्राइस हो गया। इन सच सर्कमस्टेंसेस क्योंकि ये थोड़ी ना बिकेगा मार्केट में, इसको लिखना चाहिए था इनको रिप्लेसमेंट। इन सच सर्कमस्टेंसेस द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मे बी द बेस्ट अवेलेबल मेजर ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो मतलब वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा। तो इन दिस गिवन के सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 300 एंड टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन 320, ये देखो। तो 600 यूनिट का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिटर्न डाउन टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस तरीके से लिखा है। मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज लेस देन इट्स कॉस्ट, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 पर यूनिट। और जो पार्टली फिनिश्ड गुड्स है उसका वैल्यूएशन जो है 240 कैसे आ रहा है, 260 जो है वो कॉस्ट है और एनआरवी 240 क्योंकि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से एडिशनल कॉस्ट लेस करने पे आया, तो फिर इसका वैल्यूएशन हमें 240 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ टेबल पे वही 240 90 वही सब लिखा हुआ है, ये देखो 240 90, ठीक है। और ये कॉस्ट और एनआरवी 300 6,24,000 इस तरीके से डिफाइन किया। अच्छा फिर इसके बाद 7th नंबर देखते हैं, 7 तो कर लिया, 8th नंबर। On 31st March 2001, a business firm finds that cost of partly finished units on that date is 530, ठीक है। तो WIP का कॉस्ट है 530। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 2001 टू, वैसा ही क्वेश्चन जैसा एग्जाम्पल में किया, बाई एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। तो ये 31st मार्च 2001 में दिखा है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 31st ऑफ मार्च 2001 में WIP का कॉस्ट दिख रहा है 530 और इस पे एडिशनल कॉस्ट लगाने पे ठीक है 2001-2 में ये फिनिश्ड बन जाएगा, 310 का खर्चा करना पड़ेगा, 310 रुपीज का खर्चा करेंगे तो 2002 में ये बन जाएगा फिनिश्ड गुड्स, ऐसे बोल रखा है, ठीक है। द फिनिश्ड यूनिट्स कैन बी सोल्ड फॉर 750 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। फिनिश्ड गुड्स का सेल प्राइस है 750 और ब्रोकरेज लगेगा एट द रेट ऑफ 4%। The firm seek your advice regarding the amount of which unfinished unit should be valued as at 31st March 2001। तो बोल रहा है कि जो अनफिनिश्ड गुड्स है मतलब WIP का वैल्यूएशन करने के लिए बोला है ताकि ये लोग अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सके, कब, यहाँ पर, ठीक है। मुझे इसका वैल्यूएशन यहाँ बताना है, वैल्यूएशन ऑफ WIP कितना होगा वो मुझे 31st मार्च 2001 के फाइनल अकाउंट्स बनने के टाइम पे बताने के लिए बोला गया है। अब बोल रहा है assume that the partly finished unit cannot be sold in semi finished form and its NRV is 0 without further processing, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग किए बिना इसका NRV 0 है, तो WIP का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर
ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट तो है हम लोग का 530, ठीक है, और एनआरवी निकाल लेंगे। एनआरवी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इस कंडीशन में तो नॉट सेलेबल, ठीक है, इस कंडीशन में नॉट सेलेबल, तो फिर सेलेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सेलेबल वैल्यू है हम लोग का 750, बट इसमें से हमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस करना पड़ेगा और बिकवाने का कोई भी खर्चा, तो ब्रोकरेज है 750 का 4%। ये करने से मुझे आ जाएगा एनआरवी कितना, तो 750 इंटू 4%, तो 30 प्लस 310, 340 माइनस 750, तो 410। तो लोअर क्या हो गया, 410। तो वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 410 रुपए करके कितना यूनिट है, क्वांटिटी तो कुछ बोला नहीं है, तो वैल्यूएशन फिर 410 करके होगा, एट द रेट ऑफ 410। चलो देख लेते हैं। ये रहा, 410 करके हो जाए। लास्ट क्वेश्चन 9 वाला, और फिर एमसीक्यू करेंगे। बोल रहा है अल्फा लिमिटेड सेल्स फ्लेवर्ड मिल्क टू कस्टमर, सम ऑफ द कस्टमर कंज्यूम द मिल्क इन द शॉप रन बाय अल्फा लिमिटेड, while leaving the shop the consumer leave the empty bottles in the shop and company takes possession of these empty bottles. The company has laid down a detailed internal record procedure for accounting for these empty bottles which are sold by the company by calling for tenders. अच्छा, तो देखो यहाँ पर बोला है कि ये लोग फ्लेवर्ड मिल्क बेचते हैं, ठीक है, और कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि वो मिल्क कंज्यूम करने के बाद कंज्यूम करते हैं वाइल लीविंग द शॉप, जब वो जा रहे होते हैं, द कंज्यूमर्स लीव द एम्प्टी बॉटल इन द शॉप, तो वो एम्प्टी बॉटल जो है वो रख के चले जाते हैं, कंपनी वो सारे बॉटल को कलेक्ट कर लेती है, फिर टेंडर बुला के उसे बेच देती है, ठीक है, ऐसे बोला है। और उसके लिए कंपनी एक डिटेल्स रखना चाहती है कि कितना बॉटल हमारे पास रह रहा है, कितना हम लोग बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच के क्या मिल रहा है, तो उसका एक अकाउंटिंग बनाने के लिए, मतलब बनाने का सोचा गया है। तो अब बोल रहा है कीपिंग इन दिस व्यू डिसाइड वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल इज एन एसेट ऑफ द कंपनी, क्या वो कंपनी का एसेट बोल के ट्रीट होगा, ये बताना है। मतलब एम्प्टी बॉटल क्या क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर होगा, बोल रहा है इफ सो whether the inventory of empty bottle existing as on the date of balance sheet is to be considered as inventory of the company and valued as per AS2 or to be treated as scrap and shown at realizable value with कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अदर इनकम। अच्छा, बोल रहा है कि क्या हम लोग इस बॉटल को स्टॉक माने तो उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एस टू के हिसाब से वैल्यू कर देंगे, और अगर हम लोग इसे बेच के जो पैसा आ रहा है उसे हम लोग इनकम मान रहे हैं तो उसे हम लोग अदर इनकम में दिखाएंगे, क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे पीएल में हम लोग अदर इनकम ही लिखते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, अदर इनकम बोला जाता है, ठीक है, और जो मेन इनकम है उसे सेल्स या रेवेन्यू बोला जाता है, रेवेन्यू, फिर नीचे उसके जस्ट नीचे रहता है रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम। तो ये इनको क्या ट्रीट करना चाहिए, मतलब बॉटल्स को एसेट बोल के ट्रीट करे या फिर बॉटल्स को जो है अदर इनकम, बॉटल्स बेच के जो आ रहा है उससे अदर इनकम बोल के ट्रीट करे, क्या करे, ये हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो क्योंकि ये बॉटल जो है ये इनका क्या है, ये इनका मतलब स्टॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो देखो स्टॉक होने के लिए एसेट का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, करंट एसेट का जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम लोग उसे स्टॉक बोल के कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज तो स्टॉक बोल के कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर मेरा एस टू में इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, देखो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब बॉटल बेचना ही अगर हम लोग का काम होगा तो ही हम लोग उसे क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे, अदरवाइज कैसे मान सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टॉक का मतलब क्या है, जो हम बेचने के लिए ही या तो प्रोडक्शन करते हैं या किसी और से खरीद के फिर बेचते हैं, तो हम तो बोतल मैन्युफैक्चर करते नहीं है, बोतल का ट्रेडिंग भी नहीं करते कि किसी से बॉटल खरीद के बॉटल बेच रहे हैं, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा, नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये बेच के
जो मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है वो हम अदर इनकम बोल के दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे ऑर्डिनरी बिजनेस थोड़ी है। बॉटल बेचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है फ्लेवर्ड मिल्क बेचना, तो वो मेरा बिजनेस होगा, तो उससे जो इनकम आएगा वो मेरा सेल इनकम होगा। लेकिन ये बॉटल बेच के जो इनकम आ रहा है वो मेरा अदर इनकम में जाएगा, और वो एसेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा स्टॉक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टॉक होने के लिए वो मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट होना चाहिए था। तो बोल रहा है देखो, एज पर द फ्रेमवर्क और प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के हिसाब से टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इंटेंजिबल राइट्स कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज आर कॉल्ड एसेट, या फिर तुम लोग एसेट का डेफिनेशन लिख सकते हो कि विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर कॉल्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इंटेंजिबल पर राइट्स बोला जाता है, टेंजिबल को ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि वही है ना कि इंटेंजिबल पे तो राइट्स होता है, जैसे गुडविल का राइट, पेटेंट राइट्स, ठीक है, कॉपी राइट्स, वैसे ही। अल्फा लिमिटेड सेल्स दिस एम्प्टी बॉटल बाय कॉलिंग टेंडर, इट मींस फर्दर बेनिफिट्स आर एक्रूड ऑन इट्स सेल। तो देखो, एक तो फ्लेवर्ड मिल्क बेच रहा है जो कि उसका बिजनेस है, उसके बाद बॉटल बेच के जो इनकम आ रहा है वो तो इसका फर्दर बेनिफिट हो गया। देयरफॉर एम्प्टी बॉटल्स आर एसेट फॉर द कंपनी। बोल रहा है बेच के कुछ आ रहा है तो फिर वो एसेट तो हो रहा है, बोल रहा है, सुनो, बोल रहा है बेच के कुछ आ रहा है तो एसेट हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर बेनिफिट मिलेगा तो उसे एसेट मानेंगे, ऐसा तो हमें एसेट का डेफिनेशन बोल रहा है। एज पर एज टू इन्वेंट्रीज आर एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बट एज टू में क्लियरली बोल दिया है कि इन्वेंट्री एसेट में, इन्वेंट्री हम लोग उसी को मानेंगे, वो एसेट्स को जो हेल्ड फॉर सेल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए है तो ही वो इन्वेंट्री है। तो एम्प्टी बॉटल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए तो है नहीं। तो इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री एंड अल्फा लिमिटेड हैज डिटेल्ड कंट्रोल रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स व्हिच ड्यूली सिग्निफाई इट्स मेटेरियलिटी। thus inventory of empty bottles cannot be considered as scrap। अच्छा, बोल रहा है कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज scrap and should be valued as inventory in accordance with AS2। अच्छा, इन्वेंट्री ही वैल्यू करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है, मैंने तो पूरा उल्टा बता दिया। एक मिनट देख लेते हैं। देखो, बोल रहा है अच्छा, क्योंकि इससे भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। मतलब ये वाला कौन सा हो जाएगा पता है, ये स्टोरेज, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि प्रोसेसिंग का पार्ट अगर है तो फिर वो इन्वेंट्री का पार्ट होगा, जैसे कि पिकल वाला एग्जांपल था। तो वैसे ही ये फ्लेवर्ड मिल्क को बेचने के लिए तो हमें तो वो बॉटल को लेना ही पड़ेगा ना। मतलब यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर हुआ है, तो ये वाला पॉइंट के हिसाब से हुआ है। देखो हम दिखाते हैं, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ये देखो, यहाँ पर इसके हिसाब से हमें बताना है, मतलब ये स्टोरेज है ना, ये बॉटल तो स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है, तो स्टोरेज कॉस्ट हमारा इन्वेंट्री का पार्ट होता है कि नहीं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये देखो, पढ़ा तो था, ये देखो यहाँ पर कि अगर मेरा, बट इफ स्टोरेज इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन देन वी विल कंसिडर इट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लाइक पिकल वाइन्स एटसेट्रा। तो फिर ये फ्लेवर्ड मिल्क का भी तो स्टोरेज जो है वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होगा। तो ये भले ही बना के नहीं बेच रहे हैं, वो बात अलग है। ये ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर, देख लेते हैं, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर, एक बार चेक कर लेते हैं। सेल्स फ्लेवर्ड मिल्क, बना के बेचते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, छोड़ो। देखो यहाँ पर, क्योंकि ये नेसेसरी है, ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले एसेट का रूल्स बताया कि एसेट का मतलब क्या है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट या इंटेंजिबल कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। तो सेल करने से, एम्प्टी बॉटल को सेल करके टेंडर बुला के इनको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, तो फिर ये एसेट हो गया। पहले एसेट का डेफिनेशन बोला, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है तो ये एसेट हो गया। अब बोल रहा है AS2 के हिसाब से इन्वेंट्रीज आर एसेट, अगर हम लोग वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि देखो बॉटल का यूज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए ही हो रहा है, मतलब वो उसी का पार्ट है ना, बिना बॉटल के तो हम लोग बेच नहीं सकते, मतलब ये हमारा कोई सेकेंडरी पैकिंग तो है नहीं, ठीक है, प्राइमरी है। तो फिर इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इसके बिना हम लोग फ्लेवर्ड मिल्क बेच पाएंगे, तो इसीलिए इसे इन्वेंट्री मतलब ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट लिया है। तो मैंने वो ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट नहीं बोल दिया, लेकिन ये ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट है, क्योंकि इसके बिना हम लोग बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री एंड अल्फा लिमिटेड हैज डिटेल्ड कंट्रोल रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर विच ड्यूली सिग्निफाई इट्स मेटेरियलिटी। क्योंकि अल्फा लिमिटेड इस पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, तो ये कितना सिग्निफिकेंट है
ये कितना मेटेरियल फैक्ट है इनके लिए, इससे वो पता चलता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट डेट पे जो एम्प्टी बॉटल्स दिख रहा है वो इनका स्टॉक है, तो इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल कैन नॉट बी कंसिडर, तो फिर हम लोग इसे स्क्रैप नहीं मान सकते हैं कि स्क्रैप के तौर पे बेच दिया, ये नहीं मानेंगे, इसको हम लोग इन्वेंट्री मानेंगे, और इसका वैल्यूएशन जैसे AS2 में होता है उसी तरीके से होगा, क्योंकि AS2 किसको वैल्यूएशन करता है, देखो AS2 वैल्यूएशन करता है रॉ मटेरियल को, ठीक है, फिनिश गुड्स को, ये देखो AS2 वैल्यूएशन करता है रॉ मटेरियल को, WIP को, फिनिश गुड्स को, स्टॉक इन ट्रेड को, तो ये तो हम लोग का स्टॉक इन ट्रेड है क्योंकि बेच रहा है बोला है, और स्टॉक इन ट्रेड में इसमें जो स्टोरेज कॉस्ट है वो आएगा कि नहीं, इसमें वो स्टोरेज कॉस्ट का ही बात आ रहा है, क्योंकि वो उसके बिना बेच नहीं सकते, उस बॉटल के बिना, इसी वजह से। ठीक है, ये देखो ये देखो पोजीशन ले लेती है बॉटल का, द कंपनी हैज लेड डाउन ए डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीड्यूर, एम्प्टी बॉटल्स व्हिच आर सोल्ड बाय द कंपनी कॉलिंग tender, decide whether the inventory or not, if so whether the inventory of empty bottle existing as on the date of balance sheet date is to be considered as inventory of the company and valued as per AS2 or to be treated as scrap। ठीक है, तो फिर ये ट्रीटेड एज स्क्रैप नहीं होगा क्योंकि इसका स्टोरेज जो है वो हमारा कुछ ऐसा स्टोरेज कॉस्ट नहीं है कि जिसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, तो ये वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो फिर वो स्टोरेज कॉस्ट नहीं आता है, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता है, बट अगर स्टोरेज कॉस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो इन्वेंट्री का पार्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है एक ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, उसके बाद MCQ करेंगे। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वैसे देखा जाए तो तुम लोगों ने कॉस्टिंग में भी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं। देखो जैसे अमूल कंपनी है, ठीक है, वो बटर भी बनाती है और चीज भी बनाती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये दोनों इनका जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, मतलब जॉइंटली प्रोड्यूस हो रहा है। 10,000 रुपए का इनपुट रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, फिनिश गुड्स 1 मान लो और फिनिश गुड्स 2, ये दोनों मिला। ठीक है, या फिर इस तरीके से जो अमूल वाला एग्जांपल लिया कि हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया और हमें बटर भी मिला, चीज भी मिला। ठीक है, अब बात ये है कि यहाँ पर हमें समझना क्या है कि मैंने 10,000 रुपए खर्चा करके एक गुड्स सोचा था मिलेगा, लेकिन बाई चांस मेरे पास 2 गुड्स निकल के आए, या फिर मैंने दो गुड्स से प्रोड्यूस किया जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, जॉइंटली FG1 FG2 दोनों आए। अब मुझे ये पता करना है FG1 को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना है FG2 का, बट मुझे इंडिविजुअली पता नहीं है, कंबाइनली पता है कि दोनों को मिला के 10,000, लेकिन मुझे तो दोनों चीज मार्केट में इंडिविजुअली बेचना है, तो इंडिविजुअली कॉस्ट पता होना चाहिए, तो मुझे ये 10,000 को इन दोनों पे एलोकेट करने आना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। in case of joint product, when cost of conversion of each main product can't be identified separately, they need to be allocated in सेल्स रेशियो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन से में कितना खर्चा होगा, तो उसे एलोकेट करना पड़ेगा, बट एलोकेट करे कैसे, तो बोल रहा है कि सेल्स रेशियो पे। तो देखो सेम वही चीज जो बोला लिखा है कि व्हेन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच मेन प्रोडक्ट कांट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, देन सेपरेटली दे नीड टू बी एलोकेटेड इन द सेल्स रेशियो। ठीक है, तो सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, तो टोटल यूनिट एट इनटू सेलिंग प्राइस,
पर यूनिट करने से ही हमें सेल्स रेशियो पता चल जाएगा। तो सेल्स रेशियो में हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हो गया जॉइंट प्रोडक्ट के केस में। और बाई प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट होता क्या है? बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि इसके साथ ये दो जॉइंट प्रोडक्ट आया, Fg1 और Fg2, इसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई और एक प्रोडक्ट आ जाए, जैसे कि मैंने लिख दिया Fg पी, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे जैसे कि इसे बाई प्रोडक्ट। अब इसे ही क्यों बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, इन दोनों को नहीं बोल रहे, क्योंकि बाई प्रोडक्ट का जो इकोनॉमिक वैल्यू है मार्केट में वो कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट हमेशा कम होता है। तो जो भी देखो, ये तीनों मान लो सेम प्रोसेस से ही निकल के आए, लेकिन इसका मार्केट वैल्यूएशन बहुत कम है कंपेयर टू Fg1 Fg2, ठीक है। तो फिर जिसका मार्केट में वैल्यूएशन कम है उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो कि इसमें प्रोडक्शन करते वक्त, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट जो है बटर मिल्क निकल के आया, ठीक है। तो बटर मिल्क का जो मार्केट में प्राइस है वो बटर या चीज से काफी कम है, ठीक है। तो जिसका वैल्यूएशन कम है इकोनॉमिकली उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अब इस बाई प्रोडक्ट को वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो देखो, मोस्ट बाई प्रोडक्ट आर immaterial, therefore they are measured at एनआरवी। इसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू किया जाता है, क्योंकि ये इमेटेरियल होता है, ठीक है। तो इसका जो मार्केट वैल्यू होगा, जितने में ये बिकेगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको अलग से वैल्यू नहीं करना पड़ता है। एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट और बेच के जो आया नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल बी, इसे क्या किया जाता है, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड आफ्टर डिडक्टिंग नेट कॉस्ट ऑफ conversion will be allocated to main will be allocated to main product। देखो, इसमें बोला है कि ज्यादातर बाई प्रोडक्ट इमेटेरियल होता है तो उसको एनआरवी में वैल्यू किया जाता है, और बाई प्रोडक्ट का जो एनआरवी है उसे फिर क्या किया जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड उससे माइनस कर दिया जाता है, और माइनस करने के बाद नेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन विल बी एलोकेटेड टू मेन प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखो, ये 10,000 रुपए खर्चा करके ये तीन चीज आया, जिसमें से FGP जो है ये मेरा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये मान लो मार्केट में सेलेबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, मान लो ये आया है, ये मार्केट में बिक जाएगा, टोटल लिख देते क्योंकि मैंने कुछ यूनिट नहीं लिखा है, तो मान लो ये बिक जाएगा, टोटल इसका एनआरवी है मान लो 1,000 रुपए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी है 10,000, मैंने सिर्फ रॉ मटेरियल लिया, और भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा होगा, जैसे कि लेबर ओवरहेड सारा मिला के, ये मान लो रॉ मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा मान लो है 2,000 रुपए, अदर कॉस्ट मान लो है 3,000 रुपए, तो टोटल हो गया 5,000, 15,000। और यहाँ से हम लोग जो है बाई प्रोडक्ट का जो एनआरवी है वो लेस कर देंगे 1,000, तो मेरा कितना आ जाएगा 14,000, और ये 14,000 को अब FG1 FG2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया है कि एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड आफ्टर डिडक्टिंग नेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन विल बी एलोकेटेड टू मेन प्रोडक्ट। फिर ये 14,000 मेन प्रोडक्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सेल वैल्यू पे होगा, वो एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि अमूल कंपनी
बटर बना रही है, चीज बना रही है। मान लो ये बना है 1 लाख यूनिट, ये बना है 75,000 यूनिट। एट द रेट ऑफ 15 करके, एट द रेट ऑफ 10 करके, तो टोटल सेल्स वैल्यू ये हो जाएगा 15 लाख और ये हो जाएगा 7,50,000। तो इसका रेशियो, क्योंकि सेल्स वैल्यू के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 150:75, 2:1। ठीक है। अब मान लेते हैं कि टोटल कॉस्ट आया था 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एलोकेशन। अगर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है तो कॉस्ट ऑफ एलोकेशन सेल्स रेशियो पे होगा, तो 2:1 पे हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एलोकेशन फॉर बटर कितना आ जाएगा, 10 लाख इंटू 2/3, और जो चीज है वो आ जाएगा 10 लाख इंटू 1/3। तो ये तो हो जाएगा 3.33। ठीक है, 33.333 ऐसे आएगा, मतलब 3,33,333 ऐसे आ जाएगा, और इंटू 2 करने से ये हो जाएगा 6.66। ठीक है, ये मैंने पॉइंट में लिख दिया इन लाख। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल से बता दिया कि अगर मेरा टोटल कॉस्ट 10 लाख है तो कैसे करके जॉइंट प्रोडक्ट का ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर मेरा बाई प्रोडक्ट भी है तो फिर क्या हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर बटर, चीज और साथ ही साथ बटर मिल्क भी है, जिसमें से ये मान लो प्रोडक्शन होके ये आया। ठीक है, प्रोसेस होके, जिसमें से ये मेरा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे होगा, इसका वैल्यू होगा एनआरवी में। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेसिंग में मान लो खर्चा है 10 लाख का, तो पहले एनआरवी कितना है वो देखेंगे। तो सेलिंग प्राइस है मान लो 1 लाख, ये 1 लाख में बिक जाएगा। और पैकिंग कॉस्ट इसका लेस कर देते हैं। पैकिंग कॉस्ट मान लो सेकेंडरी पैकिंग है, ठीक है, तो वो हम लोग लेस कर देते हैं 10,000। मतलब एनआरवी निकालना है ना, तो बिकवाने का जो भी खर्चा है वो लेस होके एनआरवी आ गया। तो ये मैंने एक पैकिंग वाला एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, 90,000। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट मेरा रिड्यूस हो जाएगा 90,000 से, क्योंकि बाई प्रोडक्ट का वही ट्रीटमेंट हमें बोला गया है। लेस कर देंगे 90,000, तो लेस कर देने से 90,000 ये आ जाएगा 9,10,000। ठीक है, अब 9,10,000 को हमें क्या करना है, ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बटर और चीज में। ठीक है, अब कौन से रेशियो में होगा, जो इनका सेल्स वैल्यू रेशियो है। तो मान लेते हैं सेल्स वैल्यू इनका है वही 15 लाख और इसका सेल्स वैल्यू है मान लो 7.5 लाख। जो मैंने वहां पर किया था वही दिखाया, तो फिर रेशियो मेरा आया था 2:1। तो 2:1 में 9,10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2/3, और 9,10,000 इंटू 1/3 करने से जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 9,10,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 303,333 इंटू 2, 60,6667। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये जो मैंने लिखवाया उसी का ही एक एग्जाम्पल बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पर बचा है फिर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में सबसे पहले बोला है विच आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज अंडर द स्कोप ऑफ AS2। AS2 के अंडर कौन सा इन्वेंट्री होगा, WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रॉ मटेरियल, शेयर्स, डिवेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। बोलो इसमें से कौन सा है जो हमारा AS2 के अंडर आता है। कॉपी देख के ही बता दो। AS2 के अंडर कौन सा आता है। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि देखो शेयर्स या डिवेंचर ये सब तो AS13 में कवर होता है, तो ये यहाँ नहीं आता है। WIP कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये AS7 में कवर होता है, ये लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड। तो फिर इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा रॉ मटेरियल, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है।
बोल रहा है कि मेटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो मेटेरियल और अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट, इसका वैल्यू कॉस्ट से हम लोग कम नहीं करेंगे इफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। तो कॉस्ट से कम कब होता है? जब हमारा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर में रिप्लेसमेंट प्राइस आता है। तो हमें रिप्लेसमेंट प्राइस लेना कब पड़ता है? जब हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया जिसमें रॉ मटेरियल का यूज किया उसका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट, कॉस्ट के नीचे उसका वैल्यूएशन हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, सोल्ड अबव कॉस्ट, सोल्ड लेस देन कॉस्ट, तो ये हो जाएगा हम लोग का सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। तो जब तक मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट या कॉस्ट से ज्यादा है तब तक मुझे मटेरियल कॉस्ट को रिटर्न डाउन नहीं करना पड़ेगा। ये देख, यहाँ पर दिखाएंगे, ये देखो, देखो जब तक हम लोग बेचेंगे ग्रेटर देन, मतलब जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना उसमें जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा, जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10 करके एक रॉ मटेरियल लगाया इतना किलो, और उससे हम लोगों ने एक फिनिश गुड्स बनाया जिसका कॉस्ट आ रहा है मान लो 250। कैसे आया? जैसे कि रॉ फिनिश गुड्स के कॉस्ट में रॉ मटेरियल 10 इंटू 10, 10 किलो 10 रुपए करके 100 रुपए का, और मान लो अदर कॉस्ट मिला के 150, तो 250 का हो गया। अब अगर हम लोग इसे बेच रहे हैं 250, या फिर मान लो सेलिंग प्राइस 250 है, या फिर सेलिंग प्राइस है 250 से ज्यादा तो मान लो 260 है, ठीक है। अगर ऐसा है कि फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस जो है उससे ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल हमेशा अपने कॉस्ट पे वैल्यू होगा, मतलब एट द रेट ऑफ 10 करके ही वैल्यू होगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो फिर हमें कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस पे कंपेयर करना पड़ेगा, और जो लोअर रिप्लेसमेंट प्राइस जो है जो लोअर होगा वो हमें लेना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट प्राइस क्या है? मार्केट में ऑन दैट मोमेंट में सेम रॉ मटेरियल जितने में मिल रहा होगा, ठीक है, उस तरीके का रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर बोल रहा है मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री आर नॉट रिटन डाउन। रिटन डाउन कब हो जाएगा? जब हम लोग का मटेरियल रिप्लेसमेंट प्राइस आ गया मान लो, तब रिटर्न डाउन। तब तक रिटर्न डाउन नहीं होगा जब तक हम लोग अपना जिस फिनिश गुड्स में वो रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड है उसका कॉस्ट हम उस फिनिश गुड्स के सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहेगा, सॉरी उसका कॉस्ट उसके सेलिंग प्राइस से कम रहेगा, तब तक हम लोग उसे कॉस्ट में ही वैल्यू करेंगे। तो कॉस्ट में वैल्यू करने का मतलब वो कॉस्ट से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सोल्ड एट कॉस्ट और अबव, तब तक हमारा रिटर्न डाउन नहीं होगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट। थर्ड नंबर पे क्या बोला है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एक्सेप्ट, बोल रहा है सारा जो है एक्सक्लूडेड होगा, सिर्फ एक है जो एक्सक्लूडेड नहीं होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट विच इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कौन सा एक्सक्लूडेड होगा वो बताना है। सारा एक्सक्लूडेड होगा, कौन सा नहीं होगा वो बताना है। कौन सा नहीं होगा एक्सक्लूडेड? तो देखो वो तो मतलब पूरा डिटेल्स में ही लिखा हुआ है, कॉपी देख के भी बताना चाहिए, बाकी मैंने समझा भी दिया है कि क्या क्या एक्सक्लूडेड होगा, उसका पूरा लिस्ट लिखवा दिया है यहाँ पर। एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब एक्सक्लूडेड होता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हाँ एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल वेस्टेज बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है कि एबनॉर्मल वेस्टेज भी हम लोग का एक्सक्लूडेड होगा। स्टोरेज कॉस्ट विच इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो भी होगा, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो इसका मतलब एक्सक्लूड नहीं होगा ये वाला फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, हम लोग जिसे नॉर्मल कैपेसिटी पे यूज करते हैं। एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, तो ये एक्सक्लूडेड नहीं होगा। फिक्स्ड ओवरहेड तो हम लोगों ने ऐड किया, दिखाया भी, और कौन से वैल्यू पे ऐड करते हैं हम लोग? नॉर्मल कैपेसिटी या फिर एक्चुअल कैपेसिटी, विच एवर इज हायर, उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल के वैल्यूएशन करते हैं। ये लिखा हुआ था। फोर्थ नंबर में बोला है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच इज और आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये तो करेक्ट है कि जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस का पार्ट है वो हमारे इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर नेवर इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये भी सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट कभी भी वैल्यूएशन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आता है। फुल अमाउंट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड incurred are included in inventory valuation
और ये भी सही बोला है कि हम लोग वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में जरूर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि देखो दो कॉन्ट्राडिक्टेड बात बोला। और वैसे भी हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कभी भी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया जो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जैसे ऑफिस में अकाउंटेंट का सैलरी वगैरह, ये सब हम लोग प्रोडक्शन के पार्ट में नहीं देते। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, वो पीएल का पार्ट होता है। ठीक है, कि हाँ मेरे बिजनेस को करने का खर्चा, बट बिजनेस में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको प्रोसेस करने के खर्चे में थोड़ी ना हम अकाउंटेंट का कॉस्ट ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, फोर्थ का। बस और तो कुछ है नहीं, सारा चीज कंप्लीट हो गया है एस टू का। तो एस टू कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई एस करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।